हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विद वीरू में। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर चल रहा था उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि कल वाला हमें पार्ट है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी नई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाए। तो बिना देरी किए हम अपना हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात कर ली थी कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कितने मतलब वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे उसकी बनावट होती है, और उसका वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब वर्गीकरण हमने पढ़ा तो था, बट उनके टॉपिक पॉइंट ही पढ़े थे, उनका पूर्ण रूप से हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम करने वाले हैं उसका डिस्कस। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा है, पहला है आउटपुट के आधार पर। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, आउटपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार पर वर्गीकरण का अर्थ है यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो हमें आउटपुट के रूप में मतलब कि क्या देता है, कितने वोल्टेज देता है, तो उस आधार पर ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। मैं बता दूं आपको कौन कौन सा होता है, उसके अभी हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है, एक तो होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन। यानी कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। किसकी बात करते हैं हम बात कर रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो जैसे हमने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब हम सप्लाई देते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में हमें विद्युत धारा वो प्राप्त होती है। तो आउटपुट के हम बात करें आउटपुट के आधार पर, तो इसमें क्या करते हैं मतलब कि ये जो होता है ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ा देता है, यानी कि पावर होती है उसका मान बढ़ा देता है। पावर का मान क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे हम सप्लाई के अंदर वोल्ट, इसका स्टेप अप का अर्थ ही क्या है? यानी कि बढ़ा देना। ठीक है, किसको बढ़ा देता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाकर हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त करता है, यानी आउटपुट में हमें ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त करता है। ठीक है, और इसका अब मैं आपको यूज बता दूं तो इसका यूज किस किस जगह पर किया जाता है। इसका यूज उन जगह पर किया जाता है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी विद्युत का क्या होता है, निर्माण होता है, जहाँ पर विद्युत को बनाया जाता है, उन स्थानों पर ज़्यादातर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? दूसरा होता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताना भूल गया था, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था हमारा, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर को बोलते हैं उच्चायक ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं, एक बताऊं? उच्चायक ट्रांसफार्मर। ठीक है, उच्चायक ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को उच्चायक ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है, जबकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसको क्या बोलता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बोला जाता है अपचायक ट्रांसफार्मर। अपचायक ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचायक ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन को बोला जाता है अपचायक ट्रांसफार्मर। अब ये क्या काम करता है? इसका काम यही है, जैसे सप्लाई के अंदर जो वोल्टेज आते हैं उसको हमें मतलब कि डाउन करके देता है। डाउन यानी वोल्टेज को हमें कम करके देता है, वोल्टेज जो होते हैं उसको कम करके हमें आउटपुट के रूप में देता है, वोल्टेज का मान कम करके हमें देता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको एक अन्य नाम है, इसका डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट का काम करता है एक तरीके से, यानी कि जो हमारी जो लाइन आती है उनको मतलब कि इसका काम होता है जगह जगह पर ये क्या करता है, विद्युत का वितरण का काम करता है, इसलिए वितरक ट्रांसफार्मर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसमें देखो मैं बता देता हूँ कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें संख्या कम होती है,
इसमें लपेटों की संख्या में, ठीक है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें ज़्यादा होती है, तभी तो ये कम वोल्टेज हमें प्रदान करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब दूसरा वर्गीकरण हमने किस आधार पर किया था? दूसरा वर्गीकरण, पहला हमने आउटपुट के आधार पर किया था, दूसरा वर्गीकरण है इसकी करोड़ की संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? करोड़ की जो संरचना है, ठीक है, आधार पर, करोड़ की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखेंगे अब हम, ठीक है। अब करोड़ की संरचना के आधार पर जो है वो कितने प्रकार का होता है ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर करोड़ की संरचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। पहला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? पहला ट्रांसफार्मर होता है करोड़ प्रकार का। कौन सा होता है? पहला होता है करोड़ प्रकार का, दूसरा होता है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है, कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे एक आता है बेरी टाइप, ठीक है। कौन सा आता है? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ करोड़ ट्रांसफार्मर की। किसकी बात करता हूँ मैं? करोड़ ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम करोड़ ट्रांसफार्मर क्या होता है। करोड़ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ करोड़ ट्रांसफार्मर का अर्थ क्या है, यानी कि इसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, मतलब एल होता है उसके आकार की होती है। जैसे किस प्रकार होगी इसकी संरचना, इस तरीके से होती है, और एक ये करोड़ इस तरीके से, मतलब 2 वाइंडिंग हो गई। अब इन पे क्या करेंगे, वाइंडिंग्स पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये वायर है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये वाइंडिंग हो गई, ठीक है, ऐसे चल रही है, ये वाइंडिंग हो जाएगी और एक वाइंडिंग इस तरफ ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक मतलब कि यहाँ पे कई सारी पत्तियां जुड़ जाएंगी ऐसे करके, ऐसे इस साइड भी ऐसे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एल आकार का ट्रांसफार्मर होता है, ये जो करोड़ वाला होता है एल आकार का ट्रांसफार्मर होता है। और इसमें जो चुंबकीय मार्ग होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यानी कि चुंबक मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का मार्ग होता है वो क्या होता है, एक ही होता है इसके अंदर, एक ही चुंबकीय क्षेत्र का मार्ग होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरे नंबर का दूसरे प्रकार का है संरचना के आधार पर, वो कौन सा है? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसका है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर होता है, ये कौन सी आकृति के होते हैं? ये एक तो होते हैं ई आकृति के, और एक होते हैं ये एल आकृति के टाइप के। तो 2 टाइप की इनकी संरचना होती है इस ट्रांसफार्मर की, ठीक है। और ये आयताकार होते हैं, और इनका ज़्यादातर उपयोग किस में किया जाता है? सिंगल फेस जो सप्लाई होती है, ठीक है, सिंगल फेस सप्लाई वाले ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें इस आकृति के ही ट्रांसफार्मर यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके इनके द्वारा आसानी से स्टेप अप किया जा सकते हैं वोल्टेज को, और स्टेप डाउन भी आसानी से किया जा सकता है इसके द्वारा। तो सेल प्रकार के टाइप हैं ट्रांसफार्मर, उसका उपयोग आसानी से वोल्टेज को अप करने के लिए और आसानी से डाउन कर देते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार का हमारे ट्रांसफार्मर होता है वो मैंने बताया था बेरी टाइप का, ठीक है, बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर। अब देखो इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी दक्षता होती है वो जो सारे ट्रांसफार्मर थे उनसे ज़्यादा होती है इसकी दक्षता, ठीक है। फिर भी आप बोलोगे सर इसकी दक्षता ज़्यादा है तो फिर इसका यूज क्यों नहीं होता? तो मैं बता देता हूँ कि इसका यूज क्यों नहीं होता। क्योंकि एक तो पहले आप इसके स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है इसकी, इस तरीके से होता है ये, और इधर भी ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। मतलब यहाँ पे जो है इस साइड भी ऐसे ही है, इस साइड भी ऐसा ही है, इसके इस साइड भी ऐसा ही है, मतलब चारों तरफ ऐसी ही संरचना बनी हुई इसके, और बीच के अंदर इसकी वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पे जैसे वाइंडिंग कर दी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है गई भाई, दक्षता है तो फिर वाइंडिंग इसके अंदर कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसकी जो वाइंडिंग है तो इन करोड़ों के बीच में आ जाती है, जिससे क्या खतरा हो जाता है, इसकी जो इंसुलेशन होता है और वो वाइंडिंग होती है वो जल्दी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी इसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है, जिससे जो है इसको रिपेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। जो अब आपसे ये पूछे कि ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो कौन सा था, सेल टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, ई टाइप और एल आकृति वाले मैंने अभी बताए थे आपको, उनका सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि भाई बेरी टाइप जो होते हैं उनकी दक्षता ज़्यादा होती है फिर भी इनका यूज क्यों नहीं होता,
तो अब मैंने आपको बताया था कि इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो एकदम बहुत सारी करोड़ों के बीच करोड़ होती हैं, करोड़ करोड़ नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल नहीं बोल रहा मैं, ये करोड़ रुपए वाले करोड़ नहीं है, ये क्या है, करोड़ है, ठीक है, करोड़ बोल रहा हूँ। तो इसके बीच में वाइंडिंग होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमने करोड़ की संरचना के आधार पर बात कर ली। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर किसके आधार पर, इसकी फेज संख्या के आधार पर, ठीक है। फेज संख्या के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण था हमारा तीसरे नंबर का, वो पढ़ने वाले हैं। तो फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिंगल फेज, ठीक है, और दूसरे नंबर पे एक होता है थ्री फेज, ठीक है। एक तो होता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, एक होता है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जैसे कि जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है इसका नॉर्मली यूज कहाँ में लिया जाता है, हमारे जो घरों के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं घरों के पास में जिनसे हमारे सप्लाई आती है, वो लगभग कितने वोल्ट पे काम करते हैं, वो जैसे 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, इस पे काम करता है, 250 वोल्ट पे आसानी से काम कर सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, घरों में जो सप्लाई आती है, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो आसानी से हमें प्रदान करता है। तो आपको पूछ ले कि सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी मतलब कि क्षमता कितनी होती है, कितने वोल्ट का होता है, तो आपको बताना है 250 वोल्ट का होता है। अब हम बात कर लेते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, किसकी बात करते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो, एक तो आपको बता दूं कि थ्री फेज सप्लाई पर ही काम करते हैं, यानी कि इसकी कम से कम इनके वोल्टेज कितने होते हैं, 440 वोल्टेज होते हैं, 440 पे। और इसके जो ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, सेल टाइप की, मैंने बताया था आपको सेल टाइप होते हैं ये। और इनका जो उपयोग है मैंने बताया था आपको कि सेल टाइप वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं ज़्यादातर उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत जो उत्पादन क्षेत्र हैं, मतलब कि जहाँ पे बिजली का निर्माण करते हैं ज़्यादातर वहीं पर ही होता है इसका निर्माण, ठीक है। अब एक लास्ट बात बता दूं मैं आपको कि इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये मतलब कि वोल्टेज की सप्लाई को बढ़ा देते हैं, और ये 11 वोल्ट 11 किलो वोल्ट केवी तक, 33 केवी इतनी तक ये बढ़ा सकते हैं। मतलब कि इनका काम क्या है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि ये सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिससे भारी मशीनें जो होती है, कुएं वगैरह की मोटरें होती हैं, उनको चलाने में आसानी होती है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ कि थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है, ठीक है। अभी बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये हमारा में से हम ट्रांसफार्मर को तो देखो बनाते ही हैं वैसे भी, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर अभी बना नहीं है आपका, और इसके बीच में से एक वाइंडिंग होती है इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर जैसे कि अब ये इसके साइड में ये करोड़ निकली हुई होती है, मतलब कोर होती है, बहुत सारी बहुत सारी कोर होती है, ठीक है। तो इसकी वाइंडिंग किस प्रकार से होती है मैं बता देता हूँ, देखो ये यहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत सारी करोड़ होती हैं, ठीक है। मतलब कि एक जो कोर होती है उस पे तो बनता नहीं है ट्रांसफार्मर, बहुत सारी जो करोड़ कोर होती है उन पे बनता है, ठीक है। तो अब ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं तो जाहिर सी इसके अंदर तीन कोर होगी, जैसे पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है। अब इन पे क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इन पे वाइंडिंग की जाती है, तो जैसे मान लो इस तरीके से वाइंडिंग की जाएगी यहाँ पे, जैसे इस तरीके से ये कर दी गई इससे, ठीक है। एक इस पे हो गई, दूसरी इस पे हो गई, और एक तीसरी इस पे हो गई। तो थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होता है वो इस तरीके से इन पे वाइंडिंग हो जाती है, और फिर इनसे मतलब कि दो वायर इससे यहाँ से निकलते हैं, दो इससे यहाँ से निकलते हैं, और दो ही इससे यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, निकल गए। अब इनका कनेक्शन भी होता है, वो आगे बताऊंगा कि आपको इनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, स्टार कनेक्शन होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, उस प्रकार से इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, शीतलन प्रणाली के आधार पर, ठीक है। शीतलन प्रणाली के आधार पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। जैसे पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, वोल्टेज है, उनके आधार पर, जैसे हमने पढ़ा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा हमने किस आधार पर पढ़ा था,
करोड़ की संरचना के आधार पर तो 3 प्रकार का पढ़ा था, जैसे पहला था करोड़ टाइप, दूसरा सेल टाइप, तीसरा बेरी टाइप। उसी प्रकार से शीतलर प्रणाली के आधार पर हम पढ़ रहे हैं तो वो भी 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक तो होता है प्राकृतिक नेचुरल रूप से जो ट्रांसफार्मर बनता है, उसमें क्या होता है कि शीतलन प्रणाली का मतलब ही क्या है कि ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की जो प्रणाली यूज में ली गई, मतलब कि उनकी ठंडा रखने की जो बनावट है, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो पहला नेचुरल रूप से, यानी कि इसके अंदर ये क्या है, प्रकृति का जो वातावरण होता है उसी के आधार से ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको ठंडा रखता है। पहला तो नेचुरल रूप से तो ये हो गया। दूसरा एक होता है तेल द्वारा, ठीक है, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होता है एक। अब बता देता हूँ कि इसका क्या क्या होता है। तो तेल द्वारा जो शीतलित ट्रांसफार्मर होता है, यह मतलब कि 2 प्रकार से होता है वैसे तो। एक तो प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित होता है, दूसरा ऑयल ब्लास्ट से भी होता है। बट ये इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, मेन यही है कि तेल द्वारा किस प्रकार से होता है। तो एक आता है ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर ऑयल। अभी इसका काम क्या करता है, ये जो ऑयल होता है ये क्या होता है, अचालक ऑयल होता है। इसमें मतलब कि विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। और जो काम क्या करता है, ये क्या करता है, जो हमारी वाइंड ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, जैसे ये वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग है मान लो, तो ये तेल यहाँ भरा जाता है, इधर इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये तेल भर दिया है हमने यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये तेल भर दिया। अब ये तेल क्या करता है, इन वाइंडिंग को क्या करता है, ठंडा रखता है, क्योंकि इनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी वाइंडिंग के अंदर तो जाहिर सी बात है ये उष्मा निकलेगी इनसे, तो मतलब वाइंडिंग खराब होने का चांस रहता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको ठंडा रखने के लिए ये क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका यूज किया जाता है। तो पहला किसके द्वारा बताया मैंने, नेचुरल रूप से जो ट्रांसफार्मर आते हैं वो बता दिया। दूसरा तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर बता दिया, यानी कि ऑयल का यूज करके। अब हम बताऊँ मैं आपको तीसरे नंबर पे जो आता है वो पानी के द्वारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, यानी कि जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ट्रांसफार्मर के अंदर करंट नहीं आ जाएगा क्या, क्या ट्रांसफार्मर के अंदर जल जाएगा, मतलब कि वाटर थोड़ी जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर। बट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये जो मान लो पूरा ट्रांसफार्मर हो गया, ये जैसे ये हमारा पूरा ट्रांसफार्मर होता है, इसकी वाइंडिंग होती है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसकी वाइंडिंग हो गई। अब क्या करते हैं कि एक पाइप की नली होती है जो इस तरीके से आती है यहाँ पर ऐसे घूमती हुई, ठीक, और यहाँ चली जाती है। अब क्या करते हैं, ये पाइप की नली देखो मैं बताता हूँ ये, ठीक है, अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। अब क्या करते हैं, इस पाइप की नली में से, पानी की नली में से ये जो वाटर आ रहा है, जैसे मान लो इधर से आया, इधर से ये गया यहाँ पर, इधर से पानी इसके अंदर आ रहा है। तो क्या होगा कि जो नलकी होती है एक प्लास्टिक की, उसके अंदर से पानी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो पानी क्या करेगा यहाँ पर, ये जो इधर से होके गुजरेगा तो लास्ट में पानी है जो वाइंडिंग के द्वारा गर्म होगा, और गर्म होकर लास्ट में जो पानी निकलेगा यहाँ पर वो क्या किसके रूप में निकलेगा, वो भाप के रूप में निकलेगा। और जो पानी है वो वाइंडिंग की जो यहाँ पे हीट होती है उसको अवशोषित कर लेता है, हीट को अवशोषित करके उष्मा को बाहर निकाल देता है। तो जल के द्वारा भी ट्रांसफार्मर है उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो हमारा आज का ये भी कंप्लीट होता है पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ कि हम किस के मतलब कि ट्रांसफार्मर को क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी विद्यार्थी है जो आईटीआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आईटीआई में जा रहा है या नहीं जा पा रहा है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी पास हो सकता है आसानी से। इस तरीके से अगर आपको लेनी है क्लासेस तो इस चैनल पे आप हिंदी माध्यम में आप क्लास यहाँ पे लीजिए, आपको ठीक है आराम से क्लासेस करवाई जाएंगी। और या फिर आप टेक्निकल हेल्पर JVVNL या AVVNL या फिर DRDO MTS, ये मतलब कि जैसे मतलब कि जिस भी वैकेंसी के अंदर आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी जाती है उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो अब मैंने बता दिया था कि क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर, ठीक है, आउटपुट जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर को पढ़ने वाले हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस तरीके से कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।